हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूसीसी समस्तीपुर। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में स्वागत है। आज जो है विद्युत धारा का ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर हो चुका है और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं, आज जो हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। सबसे पहले हम देख लेते हैं, घर में देखते होइएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का कुछ कुछ उपयोग। जैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जैसे हमको आयरन से जैसे हम कपड़ा में इस्त्री करते हैं, वो भी क्या है, विद्युत धारा का क्या है, ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। जैसे ठंड में पानी गर्म करने वाला केतली आता है, वो भी किस पर चलता है, बिजली में लगाते हैं, गर्म होकर के काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हीटर, ठंड में हीटर भी आता है, तो वो सब जो है कैसे चलता है, वो सब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर चलता है। ध्यान देंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, अच्छा जब देखना हीटर में हम स्विच देंगे तब हीटर गर्म होना स्टार्ट होगा या पहले से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा? स्विच देंगे तब स्टार्ट होगा। हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा उसमें प्रभाव बोलेंगे जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म। तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसे धारा का क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। उसे ही धारा का क्या कहते हैं हम, ऊष्मीय प्रभाव। याद रखना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, इसको नोट भी करते चलो। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, नोट करते चलो। क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलेंगे उसको, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब नीचे ध्यान दो, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, अब कोई भी चालक पदार्थ होगा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का जो परिमाण होता है, उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। क्या है पॉइंट, फिर से पॉइंट गौर से सुनो। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, मतलब किसी चालक में जो है, किसी वायर में जो है, हम इसमें लाइन देना स्टार्ट करेंगे, इसमें जो है जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा जो होगा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। तो चलो यहां तक इसको नोट करो। तो नहीं तो बाद में समझ देंगे, सब बैठ करके नोट कर लेना, ठीक। अभी पढ़ाते चल जाते हैं, समझाते चल जाते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझ में आया। हम क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या देंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का डिफिनेशन, ध्यान रखो। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। याद हो परिभाषा, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। उसे ही विद्युत धारा क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और जो है किसी चालक में है जो विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो उसके द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा होगा तो जो है उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा का परिमाण। अब जो है विद्युत धारा से जो उष्मा उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा, उसका परिमाण कितना होगा वो ध्यान देंगे हम। सबसे पहले यहां पर देखो एक सर्किट है, इसमें जो यूज किया गया है बैटरी, ये हो गया स्विच, इसमें लगा हुआ है एमीटर। यहां पर जो है बिंदु P और Q के बीच एक प्रतिरोध ले लिया गया है R, और इसके बीच विभवांतर कितना है, वोल्टमीटर लगा दिया गया है, इसके बीच विभवांतर भी है। तो अब देखो माना कि चालक PQ जिसका प्रतिरोध क्या है R, यहां पर ध्यान दो, फोटो फिगर देखो, यहां पर PQ एक चालक है, PQ जिसका प्रतिरोध क्या चीज है R, तथा इस दोनों के बीच विभवांतर कितना V क्या है, मान लिए माना कि PQ चालक है जिसका प्रतिरोध क्या है R है, और उसके बीच का वोल्टेज कितना है V है। यदि चालक PQ में विद्युत धारा I t समय तक प्रवाहित हो, मतलब जो है इस चालक में विद्युत धारा को पता है, विद्युत धारा को सूचित करते हैं I द्वारा। यदि PQ चालक में विद्युत धारा I t समय तक हम ले लेते हैं अगर प्रवाहित हो, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाला आवेश का परिमाण होगा Q बराबर I T। एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बात याद रखना। क्या है ध्यान दो, हम क्या बोले, यदि किसी चालक यानी कि ले लेते हैं यहां पर PQ ले लिया है, PQ से विद्युत धारा I, ये PQ से विद्युत धारा I अगर t समय तक प्रवाहित होता है, अगर इससे विद्युत धारा I t समय तक प्रवाहित होता है, तो हम बोलेंगे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाला कुल आवेश का परिमाण, आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है, तो आवेश Q बराबर होगा IT। Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर होगा IT। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल हम करेंगे। Q बराबर IT हो गया। अब ध्यान दो, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, परंतु चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य क्या हो गया, W बराबर VQ, W बराबर VQ। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये आया विद्युत विभव से। क्या बोले थे, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव। तो वहां पर हम लिखे थे विद्युत विभव भी बराबर किया गया कार्य बट्टा आवेश, लिखे थे विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बट्टा आवेश। यहां पर भी है विद्युत विभव, किया गया कार्य को W द्वारा सूचित किया गया और आवेश को Q। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे, तो W को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा W, और V को Q से गुणा करेंगे तो हो जाएगा VQ। तो याद रखना है, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन लाने में किया गया कार्य W बराबर VQ। क्या चीज है, तो W बराबर VQ। तो यहां से हम दो फॉर्मूला ध्यान दें, फिर से इस चीज को हम रिपीट करते हैं, अच्छा से सीखो समझो ध्यान दो क्या हम बात बोले। मेरा पॉइंट क्या था, विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा का परिमाण। विद्युत धारा जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो उसके बाद जो है हीट जो जनरेट होगा, उस जो है कितना हीट जनरेट होगा उसका हम परिमाण निकाल रहे हैं। तो फिर से ध्यान दो, हम क्या मान लिए, ये सर्किट देखो हम ले लिए P और Q, इसके बीच में एक प्रतिरोध R कनेक्ट कर दिए है जिसका विभवांतर भी है। तो वही लिखा हुआ है, मान लिया कि चालक PQ जिसका प्रतिरोध R है और सिरों के बीच विभवांतर भी है। यदि चालक PQ से I धारा T समय तक अगर प्रवाहित किया जाता है, तो यहां से एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश का कुल परिमाण हो जाएगा Q बराबर IT। उसके बाद बोले यदि यहां से यहां तक Q आवेश को अगर जो है
क्यू आवेश को भी विभवांतर के अधीन लाते हैं तो इसका किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर भी क्यू। तो अब यहां से हम रख सकते हैं, अब यहां से ध्यान देना, यहां से हम निकाले हैं, यहां से Q बराबर IT आया है, यहां से W बराबर निकाले हैं भी क्यू। तो ये जो है Q का मान अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं, Q का मान है IT, तो W बराबर हो जाएगा V, और Q का मान रख देंगे हम IT, तो W बराबर हो जाएगा VIT। W बराबर क्या हो जाएगा VIT। यहां से ध्यान दिया कैसे कैसे की, ये ध्यान दिया, फॉर्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बोले, Q बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, Q बराबर IT हुआ, W बराबर VQ हुआ। तो वहां से इस Q बराबर जो IT है यहां पर हम रख दिए, तो W बराबर VIT हो गया। चूंकि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR, ओम के नियम से जानते हैं, ये ओम्स लॉ है, ओम का फॉर्मूला है, याद रखना, V बराबर IR। अब जो है इस V का मान, ये जो V बराबर IR है, इस V का मान हम इसमें पुट करेंगे, तो W बराबर क्या है VIT। यहां पर हम V बराबर क्या रख रहे हैं, तो IR रख रहे हैं, सॉरी, V बराबर रखेंगे IR, गुने ये पहले से I है और T है, तो यहां से I को I से गुना करेंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर, यहां से R, यहां से होगा T। तो यहां से हमको फॉर्मूला बना W बराबर I स्क्वायर RT। क्या फॉर्मूला बना, तो W बराबर I स्क्वायर RT। तो वहीं से यहां पर रखा गया है, समीकरण 1 इसको मान लिया गया है। इसमें जो है हम किसका मान, Q का मान रखे, तो W बराबर यहां से मिला VIT, और जो है V बराबर IR उसमें रखे, ओम के नियम से V बराबर IR रखे, तो W बराबर क्या आ गया था, तो W बराबर उधर निकाल दिए थे, W बराबर I स्क्वायर RT। अब ध्यान दो, ये जो आया W बराबर I स्क्वायर RT, इसी को बोलते हैं, अतः T समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा एनर्जी, उसको U द्वारा स्वीत किया जाता है, तो I स्क्वायर RT, यही फॉर्मूला। यानी कि ये जो PQ चालक था, ये जो PQ के बीच में जो हम लगाए थे प्रतिरोध R, तो इसमें T समय में विद्युत धारा, T समय में किधर गया, कहां पर था, T समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा चालक में संचित ऊर्जा कितना हो गया, तो U बराबर I स्क्वायर RT। तो यहां पर फॉर्मूला हम 3-4 को बताया वो याद रखना है। एगो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, उसके बाद निकाले हैं W बराबर I स्क्वायर RT, वही वो जो PQ में संचित आंतरिक ऊर्जा, इसी को हम लिखते हैं U बराबर I स्क्वायर RT, इंटरनल एनर्जी। यही संचित ऊर्जा जो है, वो जो संचित ऊर्जा जो विद्युत धारा दी है और उसमें जो है PQ के बीच में जो विभवांतर था, इसमें एनर्जी कितना निकाले हम, इसमें एनर्जी निकाल दिए U बराबर I स्क्वायर RT। ये जो हम निकाली एनर्जी U बराबर I स्क्वायर RT, यही जो है संचित ऊर्जा चालक के अगल बगल की वस्तुओं को उष्मा के रूप में वितरित करता, वही जो है U बराबर I स्क्वायर RT निकला। जैसे I स्क्वायर RT निकला, तो वही जो तुम ऑन करेगा तो वहां जो उष्मा के रूप में अपने आसपास में वितरित करता है, हीटर लगा दिए, चाहे गैस, विद्युत चूल्हा जो आता है, बिजली पर बनाने वाला चूल्हा आ गया, तो कितना उसमें इंटरनल एनर्जी रहता है, संचित ऊर्जा चालक के अगल बगल की वस्तुओं को उष्मा के रूप में वितरित होती है। चलो, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखेंगे वही फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला में ध्यान दो, यहां जो फॉर्मूला निकाले U बराबर I स्क्वायर RT, इसको हम बोलते हैं ये जो है आंतरिक संचित ऊर्जा
PQ जो प्रतिरोध था उसमें आंतरिक संचित ऊर्जा वो देखो वो किसके है, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। आंतरिक ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा यू क्या है, तो विद्युत धारा के वर्ग मतलब हुआ स्क्वायर, तो विद्युत धारा वर्ग के क्या है ये समानुपाती। उसके बाद उसमें जो प्रतिरोध है उसका भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम का भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी नियम से पूरा जो है यहां पर देखो जूल का नियम दिया गया है। जूल का नियम है 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल, कब है 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा, चालक में विद्युत धारा के कारण जो है उष्मा जो उत्पन्न होगा, विद्युत धारा कारण उत्पन्न उष्मा के संबंध में उपयुक्त 3 नियम दिए थे। इसलिए इन नियमों को जूल के उष्मीय नियम कहते हैं। उसमें क्या था बता दिए थे, ये जो है आंतरिक संचित ऊर्जा किसका समानुपाती था, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती था। मतलब यह किसी निश्चित समय टी में किसी निश्चित प्रतिरोध आर वाले चालक में उत्पन्न हुई उष्मा का परिमाण यू में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के वर्ग के समानुपाती होती है। उसी तरह यहां जो है किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा आई द्वारा निश्चित समय टी में उत्पन्न उष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और एंड लास्ट थर्ड था, किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता। ये जो 3 नियम था, यही तीनों नियम को हम बोलते हैं जूल का नियम। एंड नेक्स्ट देखेंगे विद्युत शक्ति। अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति क्या है, तो हम बोलेंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या बोलते हैं, उस परिपथ का विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फिर से ध्यान दो परिभाषा को, कोई भारी परिभाषा नहीं है। क्या है, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ का किसको कहते हैं, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय मतलब खर्च, विद्युत ऊर्जा का व्यय यानी कि खर्च, उसी की दर को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहां से विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बट्टे समय। फिर से ध्यान दो, विद्युत शक्ति किसे बोलेंगे, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को, उस परिपथ का हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बट्टे समय। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बट्टे समय। अब ध्यान दो, इस विद्युत शक्ति को हम डिनोट करते हैं P द्वारा। विद्युत शक्ति को कैसे डिनोट करते हैं, तो P द्वारा, और विद्युत ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं ऊर्जा को W द्वारा और समय को समय के T द्वारा। तो यहां से एक फॉर्मूला बना, P बराबर W बाय T। क्या बन गया, P बराबर W बाई T। इससे पहले हम निकाल चुके हैं W बराबर, वहां पर क्या आया था, तो वहां पर था W बराबर आया था I स्क्वायर RT। W बराबर I स्क्वायर RT, ये हम निकाल चुके हैं। अब बट्टा में क्या है, T। तो यहां ध्यान दो, ये T से T कट गया, तो यहां से मिल गया P बराबर क्या मिला, तो हमको P बराबर मिला I स्क्वायर R। क्या मिल गया, P बराबर हमको मिल गया I स्क्वायर R। बिल्कुल इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। फिर से विद्युत शक्ति बताते हैं, तो विद्युत शक्ति किसको बोलेंगे, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को, उस परिपथ का हम विद्युत शक्ति कहेंगे। विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बट्टे समय। विद्युत शक्ति बराबर होगा विद्युत ऊर्जा बट्टे समय, यानी कि P बराबर हो जाएगा W बट्टा
टी, पी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बट्टा टी। तो वहीं से हम डब्ल्यू का मान रख देंगे आई स्क्वायर आर टी, तो यहां नीचे टी से टी कट गया तो क्या मिला आई स्क्वायर आर। अब हम जानते हैं ओम के नियम से, अब यहां देख दो क्या निकल चुका है, P बराबर हम निकाले हैं आई स्क्वायर आर। ओम का नियम होता है, वहां से ओम के नियम से V बराबर क्या होता है तो आई आर। अगर हम I का मान निकालने चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं V बट्टे आर बराबर लिख सकते हैं I। तो यहां पर हम I का मान रखते हैं V बट्टे आर, तो V बट्टा आर, इसका स्क्वायर करेंगे, अब पहले से R है, तो यहां से हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा में R स्क्वायर गुने R है, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर V स्क्वायर बट्टे आर। एक और फॉर्मूला बन गया P बराबर V स्क्वायर बट्टे आर। आगे ध्यान दो, इसमें एक और फॉर्मूला बनाते हैं। P बराबर क्या है तो P बराबर है आई स्क्वायर आर। इसको हम लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं I गुने आई आर, फिर से I को I से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। यहां ध्यान दो, हम क्या निकाले हैं P बराबर आई स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहां पर हम ओम के नियम से क्या रखे, ओम के नियम होता है V बराबर आई आर, तो I बराबर V बट्टे आर हो जाएगा। तो यहां पर तो I का मान हम रखे V बट्टे आर, तो V का स्क्वायर हो गया, नीचे में R का स्क्वायर, R से एक बार कट गया तो V स्क्वायर बट्टे आर, एक ये फॉर्मूला आया। अब हम क्या करते हैं, ई आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं I गुने I, यहां पर R रहते हैं, तो फिर से I और आई आर बराबर क्या होता है V, ओम के नियम से वी आई। तो एक और फॉर्मूला बना P बराबर वी आई। तो यहां से इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको याद रखना। क्या फॉर्मूला निकालना है, विद्युत शक्ति बराबर P बराबर एक निकाले हैं आई स्क्वायर आर, दूसरा है V स्क्वायर बट्टे आर, एंड तीसरा है P बराबर वी आई। इंपोर्टेंट फॉर्मूला I क्या हो गया, तो I है यहां पर विद्युत धारा, I क्या चीज है, I है विद्युत धारा, R है प्रतिरोध, अब P क्या चीज है तो विद्युत शक्ति, P क्या चीज है विद्युत शक्ति। एकदम इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्या क्या है, P बराबर आई स्क्वायर आर, एगो निकला V स्क्वायर बट्टे आर, एगो P बराबर निकल गया वी आई। चलो तो यहां से विद्युत शक्ति देख लिए। अब हम आगे बढ़ाते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक का बात करेंगे। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक देखेंगे, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य किया जा रहा है, मतलब 1 सेकंड में 1 जूल, तब उस परिपथ में विद्युत शक्ति 1 वाट माना जाएगा। क्या माना जाएगा 1 वाट। विद्युत शक्ति को W द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दो, हम क्या निकाले थे, विद्युत शक्ति बराबर क्या था, कार्य बट्टा क्या निकाले थे, समय, यही था। विद्युत शक्ति को हम बोलते हैं, इसको जो है P द्वारा सूचित किया था, P बराबर W बाय टी। यहां से मान भरे थे तो P बराबर आया था वी आई, एक आया था V स्क्वायर बट्टे आर, एक आया था आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला निकाले थे। ये जो है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। याद रखना, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। इसीलिए वाट का पहला लेटर है W, इसलिए विद्युत शक्ति के मात्रक को कैसे सूचित करते हैं तो विद्युत शक्ति के मात्रक को W द्वारा सूचित किया जाता है। यहां पर मात्रक लिखना भूल गए, यहां पर होगा विद्युत शक्ति के मात्रक को W द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां तक विद्युत शक्ति में समझने में कोई दिक्कत हुआ, फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। विद्युत शक्ति
विद्युत शक्ति क्या है बोलेंगे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला हो गया विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत ऊर्जा क्या होता है W और समय होता है T। तो यहां से क्या हो गया P बराबर W बट्टा T। W का मान निकाल चुके थे I स्क्वायर R T। यहां से बट्टा में T से T कट गया I स्क्वायर R। ओम के नियम से इसका जो है मान पुट कर करके फॉर्मूला निकाले। क्या निकला P बराबर I स्क्वायर R या इसको हम बोलेंगे V स्क्वायर बट्टे R या क्या हो जाएगा VI। ये तीनों फॉर्मूला को बारी बारी जैसा यूज होगा वैसा हम लगाएंगे। उसके बाद विद्युत शक्ति का मात्रक बोले क्या बोले, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से 1 जूल प्रति सेकंड की दर से अगर कार्य हो रहा है तो उस विद्युत परिपथ में क्या माना जाएगा विद्युत शक्ति 1 वाट माना जाएगा। कितना वाट माना जाएगा 1 वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक हुआ वाट, उसको जो है हम W द्वारा सूचित करते हैं। अब हम आगे बढ़ाते हैं विद्युत ऊर्जा। आप ध्यान रखना, अब जो है कोई भी तुम विद्युत उपकरण यानी कि अप्लायंस, उसको अप्लायंस बोलते हैं। कोई भी विद्युत उपकरण खरीदता है तो उस विद्युत उपकरण के ऊपर में लिखा हुआ रहता है रेटिंग, उस पर सब लिखा हुआ रहता है। उसमें रेटिंग लिखा रहता है 220 वोल्ट, 60 वाट, 9 वाट का बल्ब भी लेता है तो उस बल्ब पर भी लिखा रहता है 220 वोल्ट, 9 वाट सब लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या है, अगर जो मानकर चलो अगर 60 वाट लिखा है तो इसका मतलब जो है प्रति सेकंड वह 60 जूल ऊर्जा लेगा। कितना ऊर्जा लेगा तो 60 जूल ऊर्जा वो खपत करेगा। तो विद्युत ऊर्जा यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट यानी कोनो बिजली का बल्ब है, उस बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट जो है जिसको हम रेटिंग बोलते हैं, अगर तुम्हारा जो है लिखा हो, मतलब कोई बल्ब पर 220 वोल्ट, बल्ब में देखना बल्ब में लिखले रहता है, ऊपर में सब लिखल रहता है, उसको पढ़ना। उसमें अगर 220 सीधा से बैठो 220 और 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ है कि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए। अगर उसको जो विद्युत परिपथ में हम लगा देंगे तो 220 वोल्ट के विभवांतर पर 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। 220 वोल्ट के विभवांतर पर कितना उपयोग करेगा तो 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। अगर जो है 60 वाट है, इसका मतलब जो है प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में जो है वो जो है 60 जूल विद्युत ऊर्जा का गमन करेगा, व्यय करेगा, खर्च करेगा। वो रेटिंग का हम बात किए। विद्युत ऊर्जा के घरेलू तथा व्यवहारिक मात्रक पठन के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। अब जैसे 1 सेकंड में, जैसे देखो 1 सेकंड में 60 वाट का बल्ब है, 1 सेकंड में वो 60 जूल खत्म कर दिया। 1 सेकंड में 60 जूल। इस तरह अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 सेकंड में 60 जूल हो रहा है, हर दिन का कैलकुलेट करेंगे। एक बॉल थोड़े लगा रहता है, घर में बहुत सारा बल्ब रहता है, एसी, फ्रिज, पंखा। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1-2 लाख जूल निकल जाएगा। सब हटाओ, चदर उधर सब हटाओ, सीधा बैठो। चारों को एक दिश से डेंगाएंगे हमारे। ये दोनों को तो सुबह में भी उठा दिए थे, सुबह में भी सो रहा था, चारों का भी एक दिश से पीट दे हम। तो यहाँ ध्यान देना, आज 60 जूल अगर एक बल्ब जो है, एक बल्ब 1 सेकंड में 60 जूल खत्म करता है, इस तरह जो है 24 घंटा में कितना बहुत ज्यादा जूल उठ जाएगा। इसीलिए इसे बड़ा मात्रक का उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। विद्युत धारा का व्यवसायिक मात्रक जो है, इसके लिए एक दूसरे मात्रक व्यवहार करते हैं। यदि विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट का कोई उपकरण, 1000 वाट का कोई उपकरण जैसे विद्युत हीटर हो गया, विद्युत हीटर लगाया जाए और इसे 1 घंटे तक चलाया जाए। अगर विद्युत परिपथ में 1000 वाट का कोई उपकरण है और उसको 1 घंटा तक अगर हम चलाते हैं तो हम कह सकते हैं कि परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपयोग हुआ है, उपयोग हो रहा है। यही 1 किलोवाट यानी कि 1 kWh को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। तो याद रखना, हमारे लोग को जो है घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, ये जो है घर में जो बिजली का मीटर लगा रहता है, उसमें रीडिंग जो है, जो रीडिंग निकालने के लिए आता है,
उस मीटर से, तो कैसे रीडिंग निकालने के लिए आता है, इसमें यहाँ पर एक बटन रहता है, यहाँ पर एक काला सा बटन रहेगा, उस बटन को टिप टिप करके टिपता है तो वहां पर एक रीडिंग आता है, उसमें लिखा रहता है kWh। वहां पर उस मीटर में क्या क्या लिखा रहेगा, मीटर में लिखा रहेगा kWh, यानी कि किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा वही देखता है किलोवाट घंटा, उसी को हम बोलते हैं एक यूनिट। एक यूनिट बराबर एक यूनिट एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का परिभाषा देंगे क्या है, तो हम बोलेंगे अगर विद्युत परिपथ में 1000 वाट का कोई उपकरण, अप्लायंस, 1000 वाट का समझ लो, जैसे 1000 वाट कोई बल्ब लगाएंगे तो बल्ब 9 वाट 10 वाट का रहता है, छोटा छोटा रहता है। पंखा यूज करेंगे 60 वाट 70 वाट का रहता है, वो बड़ा लगा देंगे, एसी लगा देंगे, फ्रिज लगा देंगे, विद्युत हीटर लगा देंगे। तो ये सब जो है, अगर 1000 वाट का विद्युत उपकरण अगर हम लगा देते हैं, अगर 1000 वाट का विद्युत उपकरण 1 घंटा तक कंटिन्यू अगर चलता है तो विद्युत ऊर्जा कितना खपत करेगा, तो मानेंगे 1 यूनिट। कितना खपत करेगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1000 किलोवाट आवर। तो याद रखना, अगर जो है तुम घर में 1000 वाट का कोई भी सामान अगर 1 घंटा तक लगा कर रखेगा तो वह कितना बिजली बिल उठाएगा, तो 1 यूनिट बिजली बिल उठाएगा। इस हिसाब से अपने घर में कैलकुलेशन कर सकता है जो एक दिन में हम कितना यूनिट का हम खर्च कर रहे हैं। अगर जो है तो इसमें हम देख लिए, क्या देखें इसमें जो है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक हो गया, क्या हो गया, यूनिट। क्या हो गया, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या हो गया, यूनिट। क्योंकि हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर में रीडिंग क्या चीज में निकलता है, तो यूनिट में। और यूनिट का परिभाषा में दिए, अगर 1000 वाट का, किधर है, कहां पर लिखा था, तो यहां पर ध्यान देना, अगर 1000 वाट का कोई उपकरण, अप्लायंस जैसे विद्युत हीटर, इस सबको 1 घंटा तक अगर जो परिपथ में लगाते हैं तो परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। कितना उपयोग करता है, तो विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। यही 1 किलोवाट विद्युत 1 kWh को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। 1 kWh को क्या कहेंगे, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। उसके बाद हम देखें इस मीटर में, हमारे घर में जो मीटर लगा रहता है उस मीटर से वो जो है टिप टिप करके तुम्हारा रीडिंग निकालता है और बोल देता है इतना रुपया हुआ, उतना रुपया हुआ। तो कैसे है, वहां पर लिखता है, उसमें तुम्हारा जो मीटर में बहुत बात रहता है, इसमें जो इस मीटर में इसमें वोल्टेज भी दिखाएगा, तो तुम्हारे घर में कितना वोल्टेज है इसको टिपेगा। इसके बगल में जैसे आएगा तो 220, नीचा में से लिखल रहेगा वोल्ट। अगर टिप के देखना तो वोल्ट जहां पर वी पर है, तो वी पर यहां पर जितना रीडिंग आ रहा है वो तुम्हारा वोल्ट हो गया, क्योंकि और यहां पर इसमें एम्पियर भी दिखाता है, सिर्फ नीचे में एम्पियर आएगा, जैसे 0.07 ऐसे लिखा हुआ है, नीचे में लिखा तो समझ जाओ 0.07 एम्पियर विद्युत धारा का हमारे घर में उपयोग हो रहा है। उसमें जो रीडिंग अगर तुमको देखना होगा मीटर में, हमारे बिजली यूनिट बिजली मीटर में, एनर्जी मीटर में कितना यूनिट का बिल उठा है, वहां पर जो काला वाला बटन होगा उसको क्लिक करेगा, टिपेगा, तो उसमें सिर्फ उस पट्टी में कुछ नहीं आएगा, नीचे में लिखा रहेगा के, नीचे या ऊपर में, कहां पर ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है kWh, तो सिर्फ kWh लिखा हुआ रहेगा, वही तुम्हारा जो है kWh में, जैसे यहां पर लिख दिया इतना जो 2446 kWh, इसका मतलब समझ जाओ तुम्हारा जो है तुम कितना यूनिट बिजली का खर्च कर चुके हो, तो 1246 बिजली का 1246 यूनिट बिजली का खर्च हम कर चुके हैं, उपयोग कर चुके हैं। तो यहां पर जो है अब 1 kWh यहां पर हम लिखे हैं 1 kWh बराबर कितना जूल होता है, ये भी परीक्षा में पूछता है, 1 kWh बराबर कितना जूल होगा, तो वहां पर 1 kWh बराबर होता है, निकाल के दिखाते हैं।
ध्यान दो, 1 kWh। इसका मतलब क्या हुआ, किलो का मतलब कितना हुआ 1000, किलो का मतलब कितना हो गया 1000। यहां पर घंटा, ये क्या चीज है घंटा, तो घंटा को अगर हम सेकेंड में लाएंगे तो 60 गुने 60 लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब ध्यान दो, 6 को 6 से गुना कर देंगे, 6 कितना हो गया 36। यहां पर आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना जूल आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 36 गुने 10 के पावर 5 जूल लिख सकते हैं ऐसे। नहीं तो अगर हम 1 दशमलव इधर करेंगे तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो याद रखना, ये कैसे लिखे, ये देखो, ये इसको इस तरह लिखे, अगर हम 10 से ऊपर गुना कर देते हैं, 10 से नीचे गुना कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। अब जो है पावर यहाँ 10 के पावर 5 था, यहाँ 1 जुड़ के 10 के पावर कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यदि 10 का बकवास थोड़े करें, थोड़े आया है, इसमें भाग दे देंगे, नीचा में 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये तुमको परीक्षा में पूछा जाएगा। 1 kWh बराबर कितना होता है, पूछेगा 1 kWh बराबर कितना होता है, तो हम जैसे बताए हैं या तो इस तरह गणना कर लो, नहीं तो याद रखो 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। याद रखना 1 kWh बराबर होगा, 1 kWh मतलब होता है किलोवाट घंटा। kWh का फुल फॉर्म क्या हो गया किलोवाट घंटा। अगर जो है अपने घर में 1000 वाट का कोई भी उपकरण 1 घंटा तक लगा कर रखेगा तो तुम्हारा याद रखना, तुम्हारा जो है 1 यूनिट बिजली बिल उठाएगा। कितना उठाएगा वो, तो 1 यूनिट बिजली बिल वो उठा देगा। 1 यूनिट बिजली बिल उठेगा तो ज्यादा रुपया उसका बनेगा, उस हिसाब से उसका रुपया देना पड़ेगा। तो 1 kWh को जूल में हम कैसे कन्वर्ट किए, तो जूल में कन्वर्जन किए हैं वो याद रखना। तो 1 kWh बराबर कितना करना हुआ 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 kWh बस इतना ही याद रखना, 1 kWh बराबर हुआ 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे तो फिर से सब भूल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, यहां पर है कैलकुलेट योर अप्लायंस kWh, यानी कि तुम्हारे घर में जो उपकरण लगा हुआ है उस उपकरण से तुम अपने घर में कितना तुम्हारा जो है बिजली का तुम्हारा जो उपयोग कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो हम निकालेंगे। कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है, स्टेप लिखा हुआ है। पहला स्टेप है डिवाइड अप्लायंस वाट्स बाय 1000 टू गेट kW। मतलब तुम घर में जितना भी उपकरण लगाया है सभी उपकरण को जोड़ो, उसके बाद उसको 1000 से वाट 1000 से भाग दो और जो है kW में उसके लाओ। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग kW बाय द यूजेज टाइम। जैसे छोड़ो, इसको हम समझाते हैं। अब हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं घर में कितना यूनिट का बिल एक दिन में उठ जाएगा। जैसे हम यहां पर इस कोचिंग का हम कैलकुलेट करेंगे, इस कोचिंग में चलाता है 3 गो पंखा। एक पंखा तुम्हारा जो है 60 वाट, एक पंखा जो है 60 वाट तुम्हारा जो है विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है लगभग, तो हम लिखेंगे 3 गुने 60। ठीक है, एक पंखा 60 वाट उठा दिया, 3 गुने 60। उसके बाद 20 वाट का 3 गो तुम्हारा जो ट्यूबलाइट है, लिखेंगे 3 गुने 20। उसके बाद है बल्ब है, 1 2 3 गो बल्ब है, 9 या 27, तो 3 गुने 9 वाट का क्या है बल्ब भी है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 6 3 18 ये निकल गया 180, 3 दूना 6 निकल गया 60, 9 या 27, तो 7 8 2 10 6 16 1 1 2, यानी कि 267 वाट पर आवर 1 घंटा में खत्म कर देता है। कितना 1 घंटा में, ये निकालें कितनी देर के लिए 1 घंटा के लिए मात्र निकला। कितने घंटा 1 घंटा में 267 वाट खत्म करता है। अगर जो मान कर चलो ई कंटिन्यू इतना चीज कंटिन्यू कम से कम जो है 10 घंटा जरूर चलता होगा, 10 घंटा तो हम ले लेते हैं। तो 1 घंटा में इतना उठाया है तो 26 2 6 7 गुने 10 कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे तो 2670 ये निकला है वाट आवर। 2670 जो है 2670 वाट एक दिन में खत्म कर देता है। 2670 वाट क्या एक दिन में, एक दिन में उड़ा देगा। तो सबसे पहले इसको जो हम क्या चीज में निकालेंगे तो kW में निकालेंगे। तो kW में निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1000 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो
एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, दो जीरो दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 2.67 KW निकल गया। ये निकला कितने दिन का? तो एक दिन का। कितने दिन का निकला? एक दिन का निकला। एक दिन का निकल गया, यानी कि 2670 वाट खर्च करता है एक दिन में। ये हम कैलकुलेट किए एक दिन का। महीने में हम 30 दिन का बिजली बिल निकालेंगे, 30 दिन का कितना यूनिट उठेगा, तो इसको हम कितना से गुना कर देंगे? तो 30 से गुना करेंगे तब ना 30 दिन का निकलेगा। तो तुम गुना कर दो 2.67 गुने 30। इसको हम लिखेंगे 0 7 या 21 हासिल 2 6 3 18 2 20 हासिल 2 बचा 3 दूना 6 2 8। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो तुम बिजली उठा रहा है 80.1, यानी कि 80 यूनिट उठा दिया। महीना में कितना यूनिट उठाया? 80 यूनिट। 80 यूनिट एक महीना में उठा। और लगभग ये जो है बिजली बिल मान का चला जाता है 6 रुपए यूनिट। तो कितना हो गया? तो इसका जो निकालेंगे 8 6 48, यानी कि कितना? 480 रुपया कितना निकल गया? महीना निकल गया। 480 रुपया क्या निकला? महीना निकला। तो किस तरह कैलकुलेट किए समझ में आया? तुमको एग्जाम में भी देगा, इस तरह दे देगा, 3-4 दे देगा, विद्युत बल्ब दे देगा, पंखा दे देगा, हीटर दे देगा, सब बता देगा ये इतना वाट चलता है, ये इतना वाट चलता है, 1 घंटा ये चलता है, 2 घंटा ये चलता है, तो एक महीना में वो कितना यूनिट बिजली बिल उठाएगा। तो किस तरह कैलकुलेट किए समझ में आया? एक बार हम फिर बताते हैं, ध्यान दो। इसमें जो है हम यहां पर देख लिए हैं 60 वाट का फैन लेके लिए हैं, 3 गो फैन है। उसके बाद ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट 3 गो ले लिए हैं 20 वाट का, और ये बल्ब ले लिए 9 वाट का 3 गो। तो यहां से पहले हम निकाल दिए, अगर जो है फैन 3 गो चलेगा तो 1 घंटा में हम पहले निकाल लें कितना बिल उठेगा। तो 1 घंटा में 6 3 18 180 वाट यहाँ पर हो गया। उसके बाद 20 या 60 वाट यहाँ पर है, और 9 या 27 वाट यहाँ पर, यानी कि 1 घंटा में कितना खपत हो रहा है? तो 267 यूनिट। ये समझ में आ रहा है ना? इसको समझ में रखो, इसको फिर से कैलकुलेट करना, अगला आगे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल खूब आएगा इस पर। तो सबसे पहले हम 1 घंटा में निकाल लिए हम कितना वाट हम खर्चा कर रहे हैं, 1 घंटा में निकाल लिए। उसके बाद दिन में हम जितना घंटा जो चीज हम यूज करेंगे, जैसे मान के चलो इस पंखा को हम ठंड में यूज नहीं करेंगे, तुम काहे उसको जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। जो चीज जितना घंटा चलता है उसको उतना ही घंटा लिख करके हम एक दिन में हम निकाल लेंगे कितना वाट का हम क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो हम निकाले 2670 वाट का विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं हम कितने दिन में? एक दिन में। तो इसको जाके केडब्ल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देना। 1000 से भाग दे दिए तो 2.67 KW निकल गया। ये कितना दिन का निकला है? तो ये एक दिन का निकला है। अब जो एक दिन का निकला है, एक महीना के निकालने के लिए हम कितना गुना करेंगे? उसमें 30 से गुना करेंगे। तो 30 से गुना किए तो निकला 80.1 यूनिट। क्या निकल गया? ये यूनिट KWH निकला, KWH। और KWH को ही क्या बोलते हैं? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। तो ये 80 यूनिट उठ गया एक महीना में। 80 यूनिट अगर 6 रुपए यूनिट है तो हम गुना कर देंगे यूनिट को रुपया से, तो हमको निकल जाएगा कितना रुपया का बिजली बिल आएगा। अब तुम्हारे घरों में अगर बिजली बिल अगर ज्यादा उठ रहा है तो तुम खुद से कैलकुलेशन कर सकता है। देख ले, अपने से जोड़ के देख लेना कितना क्या वो बल्ब जलाते हैं, कितने घंटे के लिए बल्ब जलाते हैं, चाहे कितना पंखा है, चाहे टीवी है, समय देख लेना जितना वाट का है, तुम खुद से निकाल के देखना एक महीना में कितना बिल उठता है। अगर ज्यादा उठ रहा है तो धराधर केस कुछ सब कर देना। चलो हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं। अब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। अब आगे देखो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग क्या क्या है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग है, अब जो जैसे पहनेगा एक दिन मुचड़ा उचड़ा जाएगा, शॉट मारेगा, तरातर आयरन उसको सीधा कर देगा। तो अब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किए हम विद्युत आयरन में कर लिए। आयरन से किधर गया आयरन? हमारा चकाचौक आयरन कहाँ है? चकाचौक आयरन यहाँ। आयरन क्या किए? धराधर गोली नहीं चलाए, धराधर आयरन किए और जो शॉर्ट को टाइट कर दिए बढ़िया से। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। अब ठंड महीना आया है, ठंड महीना नहाएगा, एक महीना पर एक दिन में नहाएगा, रोज बोलेगा हम नहा के आए हैं, झूठ तो बोलवे करेगा सब। तो अब जो है तो उसके लिए ठंड में नहाने के लिए तुम्हारा जो है टोस्टर यहाँ पर लिखा होगा, किधर गया ये रहा टोस्टर। इस टोस्टर यहाँ पे ये तुम्हारा टोस्टर दिखाया गया है, इसको जो है तुम अपना बिजली प्लग में लगाओ और बाल्टी में घुसा दो। यहाँ पर एक रड टाइप का रहता है, ये दर्शाया गया है, एक रड टाइप का तुम्हारा रहेगा। इसको जो है
तार को उस पलक में लगाओ और एक डोल पानी भरो, यहाँ पर पानी भरल है, उस पानी में देखो इसको रड को डाल दिया गया है। अब धीरे धीरे पानी को गर्म करना क्यों किया है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण जो है इस पानी को धीरे धीरे गर्म करना चालू कर देगा। देखो गर्म हो गया है एकदम, धनाधन धनाधन डोल के डोल उजल होता हो। एक डोल हुआ, दूसरा लगाओ। जैसे बाथरूम में गीजर भी लगा रहता है, गीजर भी क्या करता है? पानी को गर्म करता है, गर्म करके धराधर वहां अपना लेते हैं। तो ये तुम्हारा हुआ विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो कपड़ा को चकाचौक करने में, आयरन में ना, आयरन में करते हैं। उसके बाद ये जो है टोस्टर, ये हो गया, टोस्टर हो गया पानी को गर्म करने के लिए। ये हो गया अगर सोल्डिंग, अगर किसी का नाक फट गया है तो उससे सोल्डिंग कर सकता है गर्म करके। इसको जो है इसको प्लग लगाएंगे विद्युत में, ये सोल्डिंग हो जाएगा गर्म, नाक के साइड के आराम से रहना सोल्डिंग कर दी। एगो कान फटिए थे, कान के सोल्डिंग कर दिए। ये नाक कान गला सोल्डिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रो तो विद्युत धारा को उष्मीय प्रभाव देख रहे थे। तो यहां पर जो है सोल्डिंग में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ये हुआ चूल्हा, बिजली का चूल्हा। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू उपकरण जैसे बिजली का चूल्हा, ये रहा बिजली का चूल्हा। चूल्हा लाओ, प्लग में घुसाओ, दाल चावल जो भी बनाना है, भात तड़का मार के एक बार में सब बन जाएगा। चावल दाल सब्जी जो भी पोषण पाषण बनाना है सभी इस पर जो है आराम से बन जाएगा। उसके बाद जो है हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री आयरन हो गया। उसके बाद है रूम हीटर, ये रहा रूम हीटर। आप जो है नहा करके आएगा, ठंड लगेगा, तुरंत हीटर चलाओ, हीटर पर बैठ नहीं जाओ, हीटर से हट के रहो क्योंकि हाथ वो सब जल मिल जाएगा। इस हीटर से क्या रहना है, हीटर से थोड़ा देर आप जो सोचेगा बहुत ठंडा है, तने दूर से तापे के बदला पलटी मार के हीटर पर बैठ जाए, पता चलते हाथ गोर सब जल जुल के बाहर। यह क्या चीज है? ये रूम हीटर हो गया। उसके बाद ध्यान दो, टोस्टर ये बता दिए, तुम्हारा टोस्टर बता दिए, जिसको हम बोलते हैं निम्नजन तापक, इमर्शन हीटर भी बोलते हैं। उसके बाद सोल्डिंग रॉड देख लिया, ये सोल्डिंग रॉड हो गया। तो ये सब में तुम्हारा जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर ये सब चलता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो है विद्युत उपकरण यानी कि अप्लायंस के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं हीटिंग एलिमेंट, तापन अवयव। किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? तापन अवयव। क्या बोलेंगे? तापन अवयव। फिर से ध्यान दो, क्या चीज है? विद्युत उपकरण के जिस भाग में, विद्युत उपकरण के जिस भाग में, जैसे हम जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, विद्युत उपकरण के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? तापन अवयव। मतलब याद रखना, कोई भी विद्युत उपकरण तुम जोड़ दिया, अब जिधर से उष्मा निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तापन अवयव। क्या बोलेंगे उसको? तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट। जैसे यहां पर हम इसमें ध्यान दो, रूम हीटर में, तो इसमें ये जो है हीटिंग एलिमेंट तापन अवयव यही ना हुआ। यहां पर इसमें जैसे हम दिए विद्युत धारा सप्लाई प्रवाहित किए तो यहां से ये गर्म होना स्टार्ट हो गया और यहां से हीट, क्या यहां से हीट निकल रहा? नहीं निकल रहा। तो ये हीटिंग एलिमेंट हुआ, तापन अवयव भी हुआ? नहीं हुआ। ये क्या हुआ? तो ये जो है तापन अवयव यही है और यहीं से तुम्हारा क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। तो तापन अवयव किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे विद्युत धारा प्रवाह करने पर, विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे और जो है जहां से तुम्हारा जो है जो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम बोल देंगे तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट। अब जो है तापन अवयव के बारे में ध्यान दो, तो उसका जो है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी बहुत अधिक होना चाहिए। तापन अवयव का प्रतिरोधकता, याद रखना, जितना प्रतिरोधकता अधिक होगा उतना ही ज्यादा हीट वो प्रोड्यूस करेगा। अगर प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा सटासट प्रवाह हो जाएगा, हीट नहीं होगा वो। तो याद रखना, जो भी विद्युत तापन अवयव का, हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी जो है क्या होता है? बहुत अधिक होना चाहिए, ताकि इसके साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले तार का प्रतिरोध अधिक हो। क्या होगा? उसका प्रतिरोध अधिक होगा। कम धारा, क्या चीज? कम धारा प्रवाहित होने पर अधिक उष्मा दे। कम धारा नहीं तो जितना, अगर जो है ज्यादा जितना धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा नहीं यूनिट उठाएगा, उतना ज्यादा बिजली भी उठाएगा। तो उसका जो है अगर रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता अगर उच्च होगा तो कम धारा देंगे और जो है क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा बात है गलनांक उच्च होना चाहिए।
हीटिंग एलिमेंट का गलनांक उच्च होना चाहिए। अगर गलनांक कम रहेगा तनिए देंगे गल के गिर जाएगा तुरंत, ले भैया ओम हो गए, फिर पैसा बर्बाद हो गए। अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से खरीदना पड़ेगा, तो पैसा बर्बादी नहीं करेंगे। उसका जो है क्या होना चाहिए, तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, तो उसका गलनांक भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। रेसिस्टिविटी भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। पता चला? तो बोलेंगे तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए, गलनांक भी उच्च होना चाहिए। अब ध्यान दो, हीटिंग एलिमेंट जो भी होता है वो क्या चीज का बना होता है, तो यहां पर एक बात याद रखना, क्या चीज है ये, नाइक्रोम। तुमको बहुत बार पूछ चुका है, तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, याद हुआ? तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम का। तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, नाइक्रोम। याद रखना, तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, नाइक्रोम। तुमको जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है और पूछेगा भी, तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, नाइक्रोम। अब देखो नाइक्रोम में क्या क्या मिलाया रहता है, निकेल 60%, क्रोमियम 12%, मैंगनीज 2%, लोहा 26% के मिश्र धातु जिसे हम कहते हैं नाइक्रोम। तो जितना भी तापन अवयव है, तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, तो याद हो गया होगा, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो क्या क्या चीज के मिलकर बना होता है। उसमें नाइक्रोम में क्या क्या चीज रहता है, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, इस सब का मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम, नाइक्रोम। तो ये बात याद हो गया होगा। तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम का। तापन अवयव क्या चीज का बना होगा, नाइक्रोम का बना होगा। अब ध्यान दो, इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और साथ ही इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। बता दिया, अगर तापन अवयव का गलनांक कम रहेगा तो क्या हीट देगा, तनिए ताप देंगे बस जल जाएगा, वो तुरंत गल जाएगा। याद रखना, जो भी हीटिंग एलिमेंट होता है तापन अवयव, उसका प्रतिरोधकता भी बहुत ज्यादा होता है और जो उसका गलनांक भी उच्च होता है। अब आगे बात करेंगे, यहां पर देखो, अब जो है इलेक्ट्रिक हीटर का बात करेंगे। विद्युत तापक, विद्युत तापक में नाइक्रोम, ये ध्यान दो। अब विद्युत तापक में क्या चीज, नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, अभ्रक के आधार पर फैली रहती है। कुंडलीय और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन उपकरण के उपयोग के अनुसार होता है। अब जो है यहां पर याद रखना, हीटिंग एलिमेंट जो भी है वो क्या चीज का बना होगा, नाइक्रोम का। ये बात ध्यान दो, हीटिंग एलिमेंट क्या चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम का। याद हो रहा है? उसके बाद क्या बोलेंगे, कुंडलियों और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन, उसके अंदर जो होगा क्वाइल जो होगा, उस क्वाइल जैसे यहां पर दर्शाया गया है, ये सब टोस्टर है, ये तुम्हारा जो हो गया पानी गर्म करने वाला रोड है, आयरन है, हीटर है। तो इस सब में जो कुंडली बना रहता है, वो कुंडली वो क्या है, उसके आधार, कुंडलियों और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन उपकरण के अनुसार। जैसे आयरन हमको करना है, तो आयरन जैसा उपकरण, इसका देखो डिजाइन भी सभी जितना भी है सभी का डिजाइन क्या है, अलग अलग, जैसा इस्तेमाल है, जैसा उपयोग है, उसका जो है वैसा डिजाइन है। तो अब यहां ध्यान दो, अनुसार, अतः बिजली का चूल्हा तुम्हारा जो है विद्युत केतली पानी गर्म करने वाला छोटा सा केतली होता है, विद्युत इस्त्री आयरन देख लिया, ये सब अपना अपना इसमें डिजाइन होता है। परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह क्या हो जाता है, गर्म होकर क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब यहां पर ध्यान दो, अब जो है बल्ब पर आ गए। विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब का क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र खींचिए। तो आप जो यहाँ पर विद्युत बल्ब बनाएगा, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र कैसे खींचेंगे, तो ये ध्यान दो, ये पहले बल्ब के बारे में बहुत अच्छा सीखो। ये बल्ब क्या है, इसमें ध्यान दो, ये बाहर में जो है शीशा, ये शीशा है। यहां पर ये जो है, ये पिन जो है होल्डर में अटकाने के लिए 2 पिन रहता है। विद्युत बल्ब का कैसे चित्र बनाएगा, ये जो है होल्डर में लटकाने के लिए 2 क्या देता है, ये पिन देता है। और जो है ये ब्रास कप, ये जो है क्या चीज है, ये क्या चीज है, ब्रास कप है। उसके बाद ये ग्लास स्टेम, यहां पर ये जो दिखाया गया है, यह ना,
ये जो है ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो है इसमें निष्क्रिय गैस भर सके। ये जो है ये क्यों दिया जाता है, तो इसमें निष्क्रिय गैस भरने के लिए दिया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, याद रखना, ज्यादातर इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन, यही दोनों गैस भरा रहता है। विद्युत बल्ब में ज्यादातर कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन। ऑर्गन जो निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस 6 गो है, क्या है 6 गो है। तो याद रखना उसमें उस 6 गो में से ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, तो आर्गन का यूज करते हैं। तो इसके अंदर पहले ही बताओ, पहले विद्युत इसमें बात जानते हैं बल्ब के बारे में। तो ये क्या हो गया दोनों, ये क्या हो गया टिन हो गया, ये ब्रास कप हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया ग्लास हो गया। उसके बाद कंडक्टिंग वायर, यहां पर दिख रहा होगा एक ये है और ये की है, ये दोनों क्या है कंडक्टिंग वायर। और यहां पर एक पतला सा, बहुत पतला सा है, इस टंगस्टन का एक, टंगस्टन क्या चीज का बना हुआ है, वो टंगस्टन का एक कुंडली है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। टंगस्टन का कुंडली है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। टंगस्टन का एक पतला कुंडली है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब वहां से आकर के ये जो ऊपर में ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, यहाँ पर वहां पर तुम्हारा भरा हुआ है विद्युत रोधी, क्या चीज भरा है, विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ है, ताकि जो यहाँ पर करंट नहीं आए। यहाँ पर 2 पॉइंट निकाला होगा, इसको होल्डर में लगाएगा, वहां से फेज और न्यूट्रल मिलेगा और ये बल्ब जलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें हम निष्क्रिय गैस ही क्यों भरते हैं, यहां पर जो है उस विद्युत बल्ब में हम जो है निष्क्रिय गैस ही क्यों भरते हैं। याद रखना, अगर जो है ये जो टंगस्टन, अगर उस टंगस्टन को हम ये तुम्हारा जो है बाहरी वातावरण में अगर हवा में उससे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और तुरंत भंगुर होकर टूट जाएगा वो। अगर इस टंगस्टन से अगर वायु में बाहर में अगर जो है हम अगर जब विद्युत धारा का हम प्रवाह करते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, ये तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर के भंगुर होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए उसमें जो हम क्या भरते हैं, तो इनर्ट गैस, क्या भरते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में याद रखना ज्यादातर यूज करते हैं हम आर्गन का। तो पूछा जाता है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है, तब बोलेंगे नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसे निष्क्रिय गैस इसमें भरा रहता है। विद्युत बल्ब में क्या भरा रहेगा, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसे इसमें गैस भरा हुआ रहता है। इसमें बता दिए हैं ये कांच का उपयोग, ये इसमें शीशा, ये कांच क्यों लगा रहता है, तो निष्क्रिय गैस भरने के लिए लगा रहता है। इसमें से जितना भी है सब निकाल करके ऑक्सीजन और इसमें निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, ताकि जो तुरंत भंगुर होकर टूटे नहीं। तो याद रखना, ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या कौन सा धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का। ये फिलामेंट कौन सा धातु का बना रहता है, तो टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन का गलना तुरंत नहीं गलेगा। याद रखना, इसमें जो है यह विद्युत बल्ब बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस तक तुम्हारा श्वेत तप्त ताप देता है। पूछता है विद्युत बल्ब बिना गले कितना डिग्री सेल्सियस तक तुम्हारा जो है श्वेत तप्त ताप देता है, तो हम बोलेंगे 2700 डिग्री सेल्सियस तक बिना गले ये श्वेत तप्त ताप देगा। यहां पर देखो, यहां से वायर से कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब तुम्हारा जो है जल रहा है। उसके बाद इस सभी का यहाँ पर सभी कंस्ट्रक्शन, सभी फिगर, ये तुम्हारा जो है देखो ओपन बल्ब अभी नहीं जल रहा है, यहाँ पर बल्ब जलते हुए दिखा दिया गया है। उसका सभी पार्ट का नाम लिखा है, क्या है, ये कांच हो गया, कांच का बल्ब। ये तुम्हारा जो है फिलामेंट, क्या चीज कौन सा धातु का है, तो टंगस्टन का है। इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है, तो नाइट्रोजन ऑर्गन जैसे गैस इसमें भरा हुआ रहता है। ये क्या हो गया, धातु का पिन हो गया। यहाँ भी इसका फिगर है, तुमको एग्जाम में पूछेगा विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए, तुम इस तरह बना देना। अब आगे ध्यान दो विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है। उसमें देख लिए थे, टंगस्टन का एक पतला सा छोटा सा ऐंठी हुई कुंडली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, जिसको फिलामेंट बोलते हैं। बल्ब कांच का एक खोखला आवरण है। देख लिया, बल्ब क्या है, तो बल्ब जो है, बल्ब ये कांच का एक क्या है, ये कांच का एक खोखला आवरण है। बल्ब क्या है, कांच का एक खोखला आवरण है, जिसमें ब्रास कैप लगी रहती है। नीचे से दिखा दिए थे ब्रास कैप, ये क्या है, ब्रास कैप लगी रहती है। ब्रास कैप का
ऊपरी हिस्सा कुचालक पदार्थ नॉन कंडक्टिंग से ढका रहता है। ये देखो ब्रास कैप के ऊपर में देखना तो यहां पर तुम्हारा जो है कुछ यहां पर काला काला जैसे दिख रहा होगा। ब्रास कैप के ऊपर में बल्ब में याद निकाल करके बल्ब घर पर होगा देखना, उस ब्रास कैप के ऊपर तुम्हारा जो काला काला सा पदार्थ रहता है वो क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या चीज है वो, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि कुचालक पदार्थ है, जिससे होकर दो बिंदुओं से चालक तार अंदर जाता है। वही जो है काला वाला हिस्सा से देखना ऊपर में जो तुम्हारा जो होगा दूगो चालक तार होगा उसी से क्या गया होगा, अंदर गया होगा। ब्रास कैप के दोनों तरफ पिन लगी होती है। ब्रास कैप के दोनों तरफ क्या लगा रहता है, पिन। एक इधर है एक इधर है। ब्रास कैप के दोनों तरफ क्या लगा रहता है, पिन। ये पिन इसलिए लगा रहता है ताकि वो होल्डर से क्या हो, लटक सके। बल्ब को होल्डर में ठीक प्रकार से रोक कर रखती है वो जो पिन है ताकि हम लगा दें तो होल्डर में ठीक ठाक से रहे, फंसे। बल्ब के बीचों बीच कांच की नली, उसमें दिखाए थे बल्ब के बीचों बीच क्या होता है, कांच की नली। ये दिख रहा है बल्ब के बीचों बीच क्या होती है, कांच की नली ग्लास स्टेम होती है, जिसका प्रयोग बल्ब में बता दिए थे पहले क्या चीज, अक्रिय गैस। यानी अक्रिय गैस कौन कौन है, तो आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन जैसे गैस को भरने के लिए किया जाता है। वो क्यों रहता है, तो उसमें याद रखना गैस को भरने के लिए वो लगा रहता है। मुख्यतः प्रचलित बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन, मुख्यतः कौन कौन सा गैस भरा रहता है, तो आर्गन और नाइट्रोजन जैसे गैस, उसमें गैस का मिश्रण जो है बल्ब में भरा रहता है। आगे ध्यान दो, बताया है टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है, बता दिए थे टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है, इसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए टंगस्टन धातु का ही फिलामेंट बनाया जाता है। पूछा जाएगा जो हम टंगस्टन धातु का ही फिलामेंट क्यों बनाते हैं, तो टंगस्टन धातु का फिलामेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, वो बहुत होता है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए हम टंगस्टन का ही क्या बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। ये लगभग कितना डिग्री तक जाता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान, 3400 डिग्री सेल्सियस। अतः बिना गले वो टंगस्टन जो है बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस तक क्या देता है, श्वेत तप्त ताप देगा। 2700 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल श्वेत तप्त तुम्हारा जो है बहुत अच्छा से प्रकाश देगा, प्राप्त कर सकता है। चूंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है, उसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, इसलिए क्या लेना पड़ता है, देखना उस बल्ब में देखना बहुत पतला महीन देखना के मिलेगा, बहुत पतला पतला तार रहता है और छोटा सा इतना ही रवे करेगा, छोटा सा बल्ब ऐसे ऐसे हिला डुला तो टूट फट जाता है तुरंत वो। तो वो उतना पतला और महीन क्यों लिया जाता है, तो वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत कम। याद रखना जितना प्रतिरोधकता कम होगा उतना ही उससे विद्युत धारा ज्यादा पास करेगा, तो उसको जो है महीन और पतला करके उसमें प्रतिरोध को उसको बढ़ाया जाता है, प्रतिरोधकता उसको बढ़ाया जाता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न करे। तो विद्युत बल्ब के बारे में देख लिए। अब जो है विद्युत फ्यूज को सुरक्षा फ्यूज भी बोला जाता है। ये क्या करता है, फ्यूज क्या है, फ्यूज का काम है हमारे घरों में, हमारे घर में जितना भी तुम्हारा जो है अप्लायंस लगा हुआ है, अप्लायंस किसको बोलते हैं, अप्लायंस यानी कि उपकरण, बल्ब, पंखा, तुम्हारा जो है एसी, फ्रिज जो घर में लगा हुआ है उसी को अप्लायंस बोलते हैं। तो हमारे घरों में जितना भी अप्लायंस लगा हुआ है वो सभी अप्लायंस को क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मान के चलो घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, तो घर में हम जो वायरिंग करते हैं उस घर में तुम्हारा जो है ध्यान दो, उसमें एक तुम्हारा जो है फेज वायर और दूसरा रहता है न्यूट्रल। एक रहता है फेज, दूसरा रहता है न्यूट्रल। फेज वायर गर्म तार, न्यूट्रल उदासीन तार। कलर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे गर्म तार का कलर कौन सा है, तो क्या होता है, लाल। गर्म तार का अगर कलर पूछ दे तो क्या बोलेगा, लाल बोल देना। और उदासीन तार का अगर पूछे तो क्या बोल देंगे हम,
काला। उदासीन तार का पूछेगा तो क्या बोल देंगे हम? काला बोल देंगे, मंगरेल सनक। तो अब ध्यान दो, तो हमारे घरों में जो है तुम देखता होगा दो ठो वायर है, हम क्या समझा रहे थे? सुरक्षा फ्यूज। हाँ, तो अब ध्यान दो, तो इसी से जितना भी घर का उपकरण है सभी जुड़ा हुआ रहेगा। अगर मान कर चलो तुम ज्यादा चीज जोड़ दिया, इसके ऊपर कवरिंग किया रहता है, कवरिंग बताए तो वो क्या रहता है? तो पीवीसी रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये तार देखना अमट अमट के एक दूसरे से समठा के जैसे बल्ब जला रहेगा। कहीं पर क्या होता है, शायद संजोग गलती से क्या होगा, कहीं पर ये गर्म तार और ठंडा तार संपर्क में आ जाएगा गलती से। अब जो है कोई तो इसको जोड़ेगा नहीं, जान के जोड़ेगा, तो वहां पर चॉकलेटिया बम फूटेगा और मुंह हो जाएगा एकदम केरका सोना। तो वो जो गर्म तार और ठंडा तार आया, वो किसी कारणवश क्या हुआ, वो फेज और न्यूट्रल क्या हुआ, एक दूसरे से सट जाता। और जैसे फेज और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से सट जाता है, तो वहां पर प्रतिरोध बिल्कुल जीरो हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जीरो। और धारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर तुरंत तुम्हारा क्या हो जाता है, स्पार्किंग स्टार्ट हो जाता है। स्पार्किंग स्टार्ट होगा तो वहां पर क्या होगा, आग लगने की संभावना होती है। और जो है ज्यादातर घर में बिजली से तुम्हारा जो है आग इसी तरह लगता है। तो याद रखना, बिजली से अगर कहीं भी घर में अगर जो जोड़ जा रहा है तो वहां पर टेप अच्छा से करना चाहिए। ये तुम्हारा जो शॉर्ट सर्किट कहाँ होता है, तो शॉर्ट सर्किट वही जगह होने की ज्यादा संभावना रहता है जहां पर छील छाल करके बुझने और सुझने आता नहीं। गांव घर के मिस्त्री को पूछो, फेज अथी अर्थिंग और न्यूट्रल क्या है, पता नहीं अर्थिंग और न्यूट्रल क्या है। बोलेगा अर्थिंग हुआ है न्यूट्रल हुआ है, नहीं। अर्थिंग और न्यूट्रल दोनों दो चीज हुआ। न्यूट्रल तार वो होता है जो पुल पर से तुम्हारा आ रहा है, और अर्थिंग जो हम नीचे धरती में ग्राउंड करते हैं वो जो है अर्थिंग है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 125 वोल्ट से ज्यादा जहां हो गया वहां पर अर्थिंग देना अनिवार्य है। वहां पर एक अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे, उस अर्थिंग का कलर रहेगा, ये रहा तुम्हारा अर्थ वायर। ये क्या चीज है? अर्थ वायर। कौन सा कलर है इसका? ग्रीन। याद रखना कौन सा कलर है? ग्रीन। अर्थ वायर का कलर पूछेगा क्या बोल देगा? ग्रीन। तो यहां पर ध्यान दो, तो घर में 3 तार से वायरिंग करना चाहिए। अच्छा, यानी कि सुरक्षा के लिए, ताकि जो है अगर मान के चलो, यहां पर अभी बताएंगे अर्थिंग का क्या काम है। बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे घर में इसका काम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूज क्या है। हम बोल देंगे फ्यूज क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। जितना भी घर में उपकरण लगा हुआ है तुम्हारा, जो है बल्ब पंखा ये सब, वहां पर अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये जो अतिभारण दिखाए, ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा का मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहां पर ध्यान दो, ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज में तो अपना फ्यूज बना कर रखेगा। इसमें मान कर चलो एगो वायर ला करके इसमें जोड़ दिया गया है, तो जैसे लोड बढ़ा तुरंत फ्यूज क्या हो जाएगा? ये गल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गल जाएगा। तो यहां से जो मान कर चलो, ये जो फेज यहां से जो आ रहा है, पोल पर से लाइन आया और इसमें घुसा, तो यहां से लाइन आने के बाद अंदर जा रहा है। अब यहीं से ये गल गया, तो ये लाइन इधर आया, नहीं आया, तो यहां के बाद जो घर में जो भी अप्लायंस लगा हुआ है सब क्या होगा? बच जाएगा। तो ये फ्यूज हुआ। तो फ्यूज का काम क्या है? समझ गया। फ्यूज का काम है जितना भी घर में उपकरण लगा हुआ है सभी को सुरक्षा प्रदान करना। तो फ्यूज लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखा तो बोलेंगे बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी, देखो एक कांच का फ्यूज दिखाया गया है, कांच की नली या कौन सा मिट्टी का? चीनी मिट्टी, या एक तरह के प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक वाला भी फ्यूज देखता हो ना, प्लास्टिक वाला फ्यूज जो वहां लगा हुआ है, तो प्लास्टिक का फ्यूज उपकरण होते हैं जिसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? फ्यूज। अब फ्यूज का काम क्या है ये भी बता दिए। फ्यूज का काम है हमारे घरों में जितना भी उपकरण लगा हुआ है सभी को क्या करना? तो सुरक्षा प्रदान करना। फ्यूज का बोलेगा चित्र बना है तो बना देगा। कैसे बनाना? देखो कैसे बनाएगा। अगर फ्यूज बनाना होगा तो जैसे हम कलाकारी करते हैं ठीक उसी तरह कलाकारी करना। हमें कलाकारी यहां से करेंगे, इसको पोलियो दे दिया।
इस तरह कर देना, यहां पर एक पिन यहां पर निकाल देना है, एक पिन यहां पर निकाल देना, इसमें से एक वायर लेकर के, एक वायर इसमें था ना, दिस इज देहाती फ्यूज, ये हो गया देहाती फ्यूज हो गया। इस तरह करना है कि यहाँ पर निकाल देना है, कि यहाँ पर निकाल देना है, तार लगा के में रख देना। आगे जैसे तुम्हारा जो है पोल पर से तुम्हारा जो है जैसे आ रहा है फेज वाइज जैसे इंडिंग कर रहा है, ये तुम्हारा पोल हो गया, यहां से एक वायर आया इसमें घुसा, यहां से आया और यहां से ये तार होते हुए इस टर्मिनल पर पहुंचा है, इस टर्मिनल से तुम्हारा जो घर में गया। अब जैसे तुम्हारा जो है इधर से लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, माता ने काम करे जरा, लोड बढ़ेगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, यहां से तुम्हारा जो है लोड बढ़ेगा, तुरंत यहां से गल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो यहां से इससे आगे तुम्हारा जो विद्युत धारा जाएगा ही नहीं, तुम्हारा जितना भी घर का अप्लायंस है सभी क्या हो जाएगा, सुरक्षा रह जाएगा, सुरक्षा रहेगा, सब बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप जब विद्युत धारा बताए थे, विद्युत धारा किसको बोलेंगे, तो कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का किसी निश्चित दिशा में जो मतलब जो प्रवाह होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक तुम्हारा होता है डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा, और दूसरा हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर है वो, देखो प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो पूरा अल्टर है। वो अल्टर आदमी को देखना है हुचुर हुचुर हिन्ने उन्ने हिन्ने उन्ने है करे रहता, तो यह है अल्टरनेटिंग करंट का भी वही, वो पूरे अल्टर है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, पूरा अल्टर है। और दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, या डायरेक्ट करंट तुम्हारा जो है थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल एकदम समझदार बच्चा है। दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती रहती है। याद रखना, जो घर का अच्छा बच्चा होगा जिसको बोल दिया जाएगा ये काम करने के लिए, वो काम में लगल रहेगा, एकदम करते रहेगा अच्छा बच्चा, और जो अल्टर फल्टर गलत रहेगा, एक आध को होता है अल्टर फल्टर। तो दिष्ट धारा किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बनी रहती है। याद हुआ ना, दिष्ट धारा पूछेगा, दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती रहती है। दिष्ट धारा क्या होगा, सदैव एक ही दिशा में बहती रहती है और जिसकी ध्रुवीयता नियत रहती है। याद रखना, उसकी ध्रुवीयता नियत रहेगा, एक रहेगा प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा रहेगा निगेटिव टर्मिनल, यानी कि प्लस और माइनस दोनों फिक्स रहेगा। दिष्ट धारा में, डायरेक्ट करंट में दिष्ट धारा में फिक्स रहता है, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, उसमें फिक्स रहेगा। डायरेक्ट करंट का इसका हम उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितना हो गया उस सब में डीसी का उपयोग किया जाता है। इसका स्रोत जैसे बैटरी, तो बैटरी से जैसे बैटरी में ध्यान देना, तो बैटरी में जितना भी बैटरी है सब में एक तरह से इधर से निकला रहेगा कुट्टी, यहाँ पर एक कत्ता इधर प्लस लिख देगा, एक कत्ता माइनस लिख देगा, इसका टर्मिनल फिक्स है। इसमें क्या है, बैटरी से कौन सा धारा निकलता है, कौन सा बोलेंगे, दिष्ट धारा। हम बोलेंगे दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है, सदैव एक ही दिशा में बहती है, इसका ध्रुवीयता फिक्स रहता है, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल फिक्स है। इसमें क्या है, फिक्स है। देखो यहां पर ये ग्राफ दर्शाया गया डायरेक्ट करंट का, ये देखो ये है तुमको डायरेक्ट करंट का ग्राफ, क्या थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं। अगर 5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, 5 एम्पियर, तो ये सुन 5 एम्पियर बोलेगा, झुकेगा नहीं, 5 एम्पियर से झुकेगा नहीं, 5 एम्पियर बना रहेगा, 5 एम्पियर बना रहेगा। तो इसमें देखो, इसमें इसका ध्रुवीयता भी फिक्स है, ये प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल। तो दिष्ट धारा क्या है, तो बोलेंगे दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहती है, इसकी ध्रुवीयता फिक्स रहता है, एक टर्मिनल प्लस दूसरा माइनस। ये दिष्ट धारा सुधरल बच्चा। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा बिगड़ल बच्चा, अल्टरनेटिंग करंट, एकदम बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट, अल्टर आदमी, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलते रहती है। प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलेंगे, जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा हमेशा बदलते रहती है। अल्टर आदमी बोलेगा उन्ने जाने के लिए इन्ने जाएगा, इन्ने बोलो उन्ने जाएगा,
वह बात है अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलेंगे? जो विद्युत परिपथ में अपना दिशा क्या होगा, हमेशा बदलती रहती है। याद हुआ प्रत्यावर्ती धारा और दिशा धारा, याद हो गया होगा बहुत अच्छा से। याद रखना प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार उलट पुलट जाएगा। ये 1 सेकंड में कितना बार? 50 में। रीनाली में सुलेट कोई में जाएगा, ओई में सुलेट कोई में जाएगा, पोषण उल्टेगा, चारू कलता सुलेट पुलटेगा। कितने बेर? तो 1 सेकंड में कितने बेर? 50 बेर। यहाँ पर लिखा होगा यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा क्या होता है, बदल लेता है। कभी नाक में घुसाएगा, कभी कान में घुसाएगा, कनू कनू घुसे घुसते रहेगा। तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ये बिल्कुल अल्टर बच्चा है, बोलेंगे वह धारा, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलते रहती है, अपनी दिशा बदलते रहती है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज। ये भी पूछा जाता है, आवृत्ति बताना है तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में कितना बार अपना दिशा बदल देगा? ये 50 बार। इसमें फिक्स नहीं रहेगा। आप यहाँ ध्यान दो, ये है, ये तुम्हारा जो प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ दिया गया। अब तुमको लग रहा होगा ये सांप जा रहा है, कि बिल्कुल सांप नहीं जा रहा। ये जो है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट, देखो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट ऐसी लिखा है अल्टर आदमी। तो अब जो यहाँ पर ये जो जा रहा है, ये इसका ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। आगे चल के बोलेगा ये साइन थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये साइन का ग्राफ है। साइन थीटा जो तुम पढ़ा, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, उसी यही क्या चीज का ग्राफ है? ये साइन का ग्राफ है, साइनोसॉइडल वेव। आप यहां पर एक बात ध्यान दो, अल्टर एसी का ये सिंबल है, ऐसा बना देते। क्या चीज का सिंबल याद रखना? एसी। अब यहां से हम कोई यहां पर लोड दे दिए और यहाँ लोड चल रहा है, तार जोड़ा हुआ, इसका प्लस और माइनस ये बना हुआ। क्या ये प्लस माइनस फिक्स रहेगा? नहीं फिक्स रहेगा। अभी प्लस है, ये माइनस, तुरंत ही कैसे हो जाएगा? तुरंत माइनस हो जाएगा। तुरंत माइनस हो जाएगा, तुरंत ही क्या हो जाएगा? प्लस। फिर तुरंत ही क्या हो जाएगा? माइनस। और ये क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलते रहेगा। इसका जो है ध्रुवीयता फिक्स नहीं रहती है। क्या होगा? ये देखो ग्राफ देखो ना, ये देखो, ये तो तुम अच्छा यार देखो, इस ग्राफ में नीचे में माइनस है और ऊपर में क्या है? प्लस। यहाँ पर देखो अभी प्लस में जा रहा है, देखो माइनस में आ गया तुरंत, फिर माइनस में, फिर प्लस में गया, अभी तक प्लस में, फिर माइनस में आ गया। ई लाइन पर आता है तो क्या रहता है? 0। यहाँ पर तुमको पता है इस पर क्या रहता है? 0। इस लाइन पर आएगा तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा होता है प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0। इसीलिए तुम्हारा जो है देखो प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल क्या होगा? घर में, अपने घर में तुम्हारा जो बड़ा बड़ा उद्योग में ये प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल किया, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्योंकि इसको जो है एक बहुत दूर ट्रांसफर करना आसान होता है। देखना अगर घर में कभी करंट लगा होगा, जैसे तार जैसे मान के चलो वहां तार है, जैसे छुआ ना, जैसे तुम करंट लगा एकदम धक 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 करने लगेगा, क्या होगा? तो वहां पर एक गाना बजेगा, उस गाना का नाम है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ना लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो याद रखना था प्रत्यावर्ती धारा इसमें, अच्छा इसमें जो करंट लगता है तो छूट जाता है ना। क्यों छूटता है? इसलिए छूट जाता है क्योंकि ये क्या होते रहता है? प्लस माइनस 0 भी होता है। मतलब जो है प्लस माइनस ये 0 भी होता है। तो जिस समय 0 होता है ना उस समय छोड़ता है, फिर से माइनस में चल जाता है, फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से 0। पूरा अल्टर है कि नहीं? बोले बताओ, पूरा अल्टर है। कखनो प्लस में, कखनो माइनस में, कखनो 0 में, पूरा पागल है, इन्ने उन्ने करते रहता है। यह लेकर नाम क्या पड़ा है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर है, नाम क्या पड़ दिया इसका? अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया? चलो तो आप ध्यान देते हैं। आप जो शॉर्ट सर्किट, लघु पठन, शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट में लघु पतन देखना। लघु पतन पहले बता दिए। लघु पतन शॉर्ट सर्किट कब होगा? तो हम बोलेंगे किसी कारण से। क्या बोलेंगे? किसी कारण से गर्म तार और उदासीन तार, गर्म तार और उदासीन तार। गर्म तार यानी कि फेज वायर द्वारा आता, और न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं उदासीन तार। तो किसी कारण से फेज वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान हो जाता है 0 और परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है।
जब किसी कारण से फेज और न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाए, इसे ही क्या कहते हैं? परिपथ का लघु पथन। जब लघु पथन होगा तो देखो तनी तनी वो चमक रहा होगा ना, लघु पथन होगा तो बस बहुत बड़ा नहीं, छोटा साग लगेगा। ये देखो थोड़ा बड़ा साग थोड़े है, छोटा से इसे लगता है माची जला दिया। लघु पतन में कुछ इस प्रकार का तुम्हारा धमाका होगा। ये देखो लगता है ना कोई माची जला के ना, खाली माची से दिख रहा है ये ना। तो ये लघु पतन, अगर लघु पतन होता है तो लघु पतन में याद रखना, लघु पतन होता है क्यों? फेज और न्यूट्रल आपस में संपर्क आ जाता है, इसमें बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट जब होगा तो शॉर्ट सर्किट में बहुत ज्यादा बड़ा धमाका भी होगा और छोटा भी धमाका हो सकता है। जैसे घर का तार है, फेज न्यूट्रल को जैसे सटाएगा मारेगा बुमक, चॉकलेटिया बम आवाज करेगा ढंग से ना। तो ये हुआ लघु पतन का कुछ दृश्य दिखाया गया, दृश्य व्यू। ये देख लो, ये शायद देखो यहाँ पर, देखो ये केना जल रहा है, पूरे एकदम जर के एकदम कारी हो गया है, कारी गुआर नहीं। आप ध्यान दो, आप देखो अगला जो है वो लघु पतन देख लिया। अब हम देते हैं ओवरलोडिंग। आप यहाँ ध्यान दो, आप जो है ओवरलोडिंग का कंडीशन ध्यान देना। तो ओवरलोड क्या होगा? वो काय से फालतू काम करेगा, ओवरलोड तो हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमारे औकात है 5 रोटी खाए, क्या हम 50 रोटी खा लेंगे, ओवरलोड हो जाएगा। सिस्टम डायरेक्ट होगा कि नहीं? तब तो सिस्टम डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। इसी को क्या कहते हैं हम? ओवरलोडिंग। मतलब आवश्यकता से ज्यादा काम। आवश्यकता से हमको 2 रोटी पचाने की क्षमता है, 20 रोटी भागे लेंगे हमें, तो आप जो सिस्टम खराब हो जाएगा, ओवरलोड में आ जाएगा। ओवरलोड होगा, खराब होगा, गाड़ी पंचर करवाना पड़ेगा। तो अति भारण किसको बोलते हैं? ओवरलोडिंग। बोलेंगे जब विद्युत परिपथ में एक साथ ज्यादा उपकरण को, एक साथ बहुत ज्यादा उपकरण को चालू किया जाता है। देखो यहाँ पर एकदम समिति बाजार बना दिया, एक साथ कितना उपकरण जोड़ दिया, जना लगता है अगर आइए नहीं कुछ कहेंगे। तो किसी विद्युत परिपथ में एक साथ ज्यादा उपकरण को चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम? अतिभारण। क्या कहते हैं? अतिभारण। इससे विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा हो जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा हो जाता है और तार गर्म होकर पिघल जाता है। तार क्या होता है? तो गर्म होकर क्या होता है? पिघल जाता है। अतिभारण की स्थिति में परिपथ में आग लगने या फ्यूज जलने का खतरा रहता है। अतिभारण कब होगा? तो अतिभारण में सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा विद्युत धारा लेगा, विद्युत धारा लेगा तो हो सकता है तो तुम्हारा फ्यूज जल जाए। अब फ्यूज नहीं जले तो ये देख लो, ये भी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा सा चिंगारी भी, सलाई भी बढ़ सकता है उसमें की। आप ध्यान दो, तो ये तो तुम्हारा था तो अतिभारण। अब नेक्स्ट ध्यान दो, आप जितना पढ़े हैं फार्मूला का, एक बार में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हम पढ़े हैं विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी, या Q बराबर आई टी पढ़े थे ना? Q बराबर कैसे पढ़े थे? आई टी। अगर यहाँ ध्यान दो, अगर 1 एम्पियर का विद्युत धारा, 1 एम्पियर का 1 सेकेंड तक, यहां ध्यान दो, Q बराबर क्या बताए थे? आई टी। यानी कि किसी विद्युत परिपथ से 1 एम्पियर का धारा 1 सेकेंड तक अगर जो प्रवाहित होता है तो कितना विद्युत आवेश का परिमाण बन जाएगा? तो उसको मानते हैं 1 कूलम। 1 कूलम क्या बोलते हैं? 1 कूलम। 1 एम्पियर कितने सेकेंड? 1 सेकेंड बराबर कितने मिलेगा? एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं? कूलम। आवेश बताए थे, तो याद रखना विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा को आई स्वीट करते हैं, आई बराबर Q बाई टी, चाहे Q बराबर आई टी, जहां पर Q आवेश है, T क्या है? समय है, आई है विद्युत धारा। ओम के नियम पता है? ओम के नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। ओम के नियम क्या होता है? ओम के नियम V बराबर क्या निकाले थे? आई आर। ये ओम का नियम है। यहां से प्रतिरोध के बारे में बताए थे। प्रतिरोध आप ध्यान दो, हम बोले थे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है? चालक तार के लंबाई पर, चालक तार के मोटाई पर, चालक तार के पदार्थ पर, चालक तार के उसका जो है प्रतिरोधकता, इस पर, ताप पर, इस सब पर डिपेंड करता है। वहां से फॉर्मूला निकला था R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहां पर रो है प्रतिरोधकता है, एल है लंबाई, ए है मोटाई। उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन देखे थे। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना ज्यादा प्रतिरोध रहा उसको हम जोड़ देंगे। समांतर क्रम संयोजन देखे थे, 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। उसके बाद यहां देखे थे विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा,
विद्युत धारा से उत्पन्न आंतरिक संचित ऊर्जा बोले तो U बराबर कथी, I स्क्वायर RT। U बराबर क्या था, I स्क्वायर RT, या इसी को हम क्या बोलेंगे, VIT सब निकाले थे। उसके बाद विद्युत शक्ति P बराबर फॉर्मूला P बराबर ये लिखे थे W/T I स्क्वायर R V स्क्वायर बटे R VI, ये सभी फॉर्मूला लिख दिए थे उसमें। अब जो है इसमें कुछ संकेत की बात करते हैं। तो विद्युत धारा इसका संकेत के क्या चीज से किया जाता है, I से विद्युत विभव को, V से विभवांतर को भी, V से विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कथी से, U से, उसके बाद प्रतिरोध को R से। तो I बराबर क्या हो गया, Q बट्टा T, V बराबर W बट्टा Q, उसके बाद विभवांतर VAB बराबर WAB बट्टा Q, U बराबर QV, R बराबर V बट्टे I। यहां ध्यान दो, विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या हो गया, एम्पियर, विद्युत विभव का है वोल्ट, विभवांतर का भी है वोल्ट, ऊर्जा का जूल, और तुम्हारा प्रतिरोध का ओम, सभी का यहाँ पर संकेत दिया गया है। तो इस तरह तुम्हारा जो है पहला चैप्टर होता है समाप्त। तो पहला चैप्टर में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा डिटेल में फिर से हम देख लेंगे, शॉर्ट में देखते, डिटेल में देख ही चुके हैं, शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया से शुरू से, 10 मिनट में एक बार रिकैप देख लेंगे। देखो इसमें हम क्या देखे, सबसे पहले पदार्थ देखे, तो पदार्थ किसको बोलेंगे, तो जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ बोलेंगे। कोई भी पदार्थ क्या चीज से बना होता है, तो परमाणु से बना होता है। परमाणु में देख ली, परमाणु कितने मूल कण हो गए, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का देख लिए, खोज कौन किया, जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। उसके बाद आवेश के बारे में देखिए, यह काल्पनिक घटना जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। समान आवेश के बीच क्या होता है, समान आवेश के बीच बोलेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण विपरीत आवेश के बीच आकर्षण। विद्युत धारा देखिए, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। उसके बाद विद्युत धारा के प्रवाह के अनुसार चालक के देख लिए प्रकार, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये सब देख लिए। थर्मल पावर प्लांट है ये। उसके बाद अर्धचालक देख लिए, इसकी चालकता होती है अर्धचालक, और चालक के बीच ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत विभव देखिए, प्रत्येक अंक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उसके बाद विभवांतर देख लिए, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर देख लिए। आवेशों का प्रवाह देखे, उसके बाद क्या था, सेल और बैटरी बोलेंगे। सेल ऐसी युक्ति जिससे विद्युत धारा प्राप्त की जा सके उसे क्या कहते हैं, सेल। सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत परिपथ देखे, जिस पथ से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। उसके बाद विद्युत धारा की प्रबलता I बराबर Q बट्टा T, यहीं से फॉर्मूला वो आया था। उसके बाद ये सिंबल है। एमीटर क्या है, जिससे विद्युत धारा मापा जाएगा उसको बोलेंगे एमीटर, जिससे तुम्हारा जो है वोल्ट का मापा जाएगा उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। उसके बाद एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। उसके बाद क्या, ओम्स लॉ, ओम के द्वारा दिया गया था। ओम के नियम क्या है, बोलेंगे नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये कौन दिए थे, तो जॉर्ज साइमन ओम। इनका जो एजुकेशन का, इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये जो है इनका एजुकेशन हुआ था एर्लांगेन में। प्लेस ऑफ बर्थ भी इसका एर्लांगेन बेवेरिया जर्मनी, एर्लांगेन बेवेरिया जर्मनी। उसके बाद देख लिए ओम का नियम का सत्यापन, देखिए क्या क्या चीज का जो जरूरत होता है, कैसे सत्यापन करेंगे और उसका ग्राफ कैसा होगा। ओम के नियम ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा। उसके बाद है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस देखे, रेसिस्टेंस प्रतिरोध क्या है, तो जो विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे उससे होकर जो विद्युत धारा प्रवाह होगा उसका क्या करेगा, वो विरोध करेगा। यहाँ पर बोले हैं प्रतिरोधक एक युक्ति, एक डिवाइस है। अब प्रतिरोध उसका क्या है, गुण है। प्रतिरोध क्या है, उसका गुण है, ये याद रखना। प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर, जैसे ये मान के चलो ये मार्कर है, ये पेन है, और इसे लिखना इसका एक गुण हो जाएगा ना। तो प्रतिरोध गुण है, प्रतिरोधक एक डिवाइस है, युक्ति है। अब देखिए चालक के, ये देखो प्रतिरोध क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा, तो तार की लंबाई पर, कथी पर, मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर और ताप पर। यहां से फॉर्मूला निकला था R बराबर रो इंटू L बाय A। उसके बाद प्रतिरोधकता देखे, तो प्रतिरोधकता क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, तो पदार्थ के प्रकृति और कथी पर, ताप पर। उसके बाद देख लिए, तो सभी पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोधकता होता है। नेक्स्ट पॉइंट था प्रतिरोधों का समूहन, तो श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, ये उसका जो है प्रूफ है। यहां से फॉर्मूला आया था श्रेणी क्रम संयोजन का, RS बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 ये था। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन देख लिए थे। समांतर क्रम संयोजन में इसमें क्या होगा, तो सभी प्रतिरोध का एक सिरा और दूसरे का एक सिरा, ये सब जो है सब एक साथ कनेक्ट रहेगा। देखो तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक साइड से, दूसरे सिरा एक साइड से। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर। उसके बाद क्या है, करंट डिवीजन रूल बताए थे, करंट डिवीजन रूल। उसके बाद क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये तो आज ही खत्म हुआ है। इसमें से सभी स्लाइड देख देते, एक एक बार चला देते हैं। अब लिखना होगा तो फोन निकाल के क्या कर सकता है, लिख सकता है। ये फॉर्मूला याद रखना, P बराबर कथी, P बराबर I स्क्वायर R, या इसी क्या बोलेंगे V स्क्वायर बटे R, या क्या बोलेंगे VI। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद विद्युत शक्ति कैसा मतलब क्या बताए थे, वाट। याद रखना विद्युत शक्ति कैसा मतलब क्या होता है, वाट। उसको W द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा, अब देखो यहां पर एक kWh को क्या बोला जाता है, एक यूनिट। एक kWh को क्या बोला जाता है, एक यूनिट। याद रखना एक यूनिट बराबर कितना होगा, 1000 वाट। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट आवर, इसको बोलते हैं एक यूनिट। अब एक kWh बराबर कितना होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। याद रखना 1 किलोवाट घंटा, एक kWh बराबर कितना होगा, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, वो याद रखना। उसके बाद हम घर में कैसे हम मतलब कैलकुलेट करेंगे कितना यूनिट खपत हो रहा है, ये बताए थे। उसके बाद विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव देख लिए थे ना। अभी ठंडा महीना है, क्या करेगा, हीटर उटर में जाकर के घात को घुसाएगा। उसके बाद देख लिए थे तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट। तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम। याद है ना, तापन अवयव क्या चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्या क्या चीज का मिश्रण है, नाइक्रोम बोलेगा क्या है, नाइक्रोम एक मिश्र पदार्थ है जिसमें निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, इस सब का एक मिश्र धातु होता है। उसके बाद तापक एलिमेंट, विद्युत तापक देख रही थी, इलेक्ट्रिक हीटर। उसके बाद क्या था, विद्युत बल्ब। एग्जाम में पूछता है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए, तो कुछ इस तरह कलाकारी करके बनाया जाएगा। उसके बाद देखे थे विद्युत बल्ब। उसके बाद क्या था, तो सुरक्षा फ्यूज। फ्यूज का काम क्या है, तो हमारे घर में जितना भी उपकरण है सभी को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ये। उसके बाद ये फ्यूज का कुछ कंस्ट्रक्शन बनाएगा स्टाइल में। उसके बाद क्या था, दिष्ट धारा बोले थे, डायरेक्ट करंट, सुधरल बच्चा क्या। उसके बाद यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, बिगड़ल बच्चा, अल्टर आदमी। उसके बाद लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के दौरान छोटा सा क्या हो सकता है, छोटा सा कचिंगारी लग सकता है शॉर्ट सर्किट में। भी बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा ही है। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो है ओवरलोडिंग बताए थे। ओवरलोडिंग में आज देखिए क्या ना, ये ओवरलोड किया है, ओवरलोड देख करके जो है समझ सकती कितना ओवरलोड देख, कितनी चीज घुसा दिया है मैं एकदम धा करके। आपसे बताओ, एक लीवर दुबला पतला आदमी है, जैसे मान के चलो ये एक लीवर क्या है, लीटू हो। अब देखो एक लेवर के लीटू हो, अब एक रहा 4 मिल के 4 लाइन देवी, ये पचे भी देते कि ना। अब तुरंत कहते वो बोलते, लेकिन वो पचे भी देते तुरंत। तो यार ओवरलोड की स्थिति में ये हालत होगा। उसके बाद ये फार्मूला हम देख लिए। उसके बाद है इसका जो ये भी देखो संकेत है फार्मूला। उसके बाद है द इंड। अब जो है THE और बाद EN